नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको सभी को बताया था कि मैं क्रम वाइज आपको टॉपिक वाइज पी बाई क्यू करवा रहा हूँ एनटीपीसी के। सबसे पहले मैंने हिस्ट्री करवाए, इसके बाद मैंने पॉलिटी के करवाए, जियोग्राफी के करवा दिए। ये सारी चीज़ों को मैं ख़त्म करके आ चुका हूँ। इस पड़ाव पर आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के पी बाई क्यू करवाएंगे। ये सारे मेरे जो वीडियो हैं आपको पी बाई क्यू मिल जाएंगे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्या करना है, जाना है, वहाँ पे आपको सारे वीडियो आप चैनल पे चाहे चाहे विजिट कर लीजिएगा। आपको सारे वीडियो आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। तो मैं आपको अर्थव्यवस्था यानी कि आपको आज इकोनॉमिक्स का जो है पी बाई क्यू करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है तब ये स्फीति किस रूप से जानी जाती है? इस स्फीति को किस नाम से जाना जाता है? कब? जब हमारी जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जब उच्च स्तर पर होती है, अपने चरम सीमा पर होती है, तो इसको मुद्रास्फीति जनित मंदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला है, एक फर्म का लाभ अर्जित कुल राजस्व लागत है। तो कितना ये अंतर है, यानी कि राजस्व, कुल राजस्व लागत और कुल जो है अर्जित लागत के बीच का जो अंतर होता है उसी को फर्म का लाभ कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीडीएफ सीएफ का पूर्ण रूप है? तो जीडीएफ सीएफ का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण। तो तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, एक उपभोक्ता का इष्टतम बंडल रेखा और बीच स्पर्श रेखा के बिंदु पर स्थित होता है। तो किस बिंदु पर स्थित होता है? तो ये स्थित होता है हमारा अधिमानता वक्र पर स्थित होता है। तो एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मांग वक्र का निर्धारण नहीं है? तो मांग वक्र का निर्धारण कौन सा नहीं है? तो इसको आपको बताना ऑप्शन नंबर 4, विक्रेता की पसंद और वरीयता। अगला है, वो वस्तुएं जो उपभोक्ता को की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए बनाई जाती हैं, उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है? तो ऐसी वस्तुओं को जो पूंजीगत वस्तुएं कहा जाता है, यानी कि कैपिटल थिंग्स कहा जाता है। अगला है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना से हौस से मतलब तो डिप्रिसिएशन इंग्लिश में, ठीक है, घटाकर की जाती है। तो किस में से राष्ट्रीय उत्पाद की गणना अगर डिप्रिसिएशन से किसको घटा के कर दें कि राष्ट्रीय उत्पाद की गणना हो जाए, तो किसको घटा के की जाती है? तो जीडीपी को घटा के की जाती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका 70 क्या हो जाएगा? 30 है, इसका 70 हो जाएगा। अगला है, एक साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो इस कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं? तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका 70 हो जाएगा, मूल हौस यानी कि डिप्रिसिएशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। अगला है, उपभोग करने के लिए सीमांत प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी किसे संदर्भित करता है? तो किसे संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही उत्तर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर 1, आय में परिवर्तन के रूप में खपत के परिवर्तन की दर। अगला है, निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है। तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्वामित्व मोचन यानी कि विनिवेश इसको कहा जाता है, डी इन्वेस्टमेंट जिसे कहा जाता है। अगला है, बाहरी झटकों के खिलाफ मुद्रा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए मुद्रा बाजार में किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप को कहा जा सकता है। तो इसको किसको क्या कहा जा सकता है? तो इसको जो है ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा, बंध्याकरण कहा जा सकता है। ठीक है, तो एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च शक्ति वाले धन को उचित रूप से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारण किया जा सकता है। तो तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निवल मूल्य का सूत्र क्या है? तो निवल मूल्य का जो सूत्र क्या है? तो निवल जो मूल्य है इसका सूत्र होता है निवल मूल्य बराबर संपत्ति माइनस देता है, अगर माइनस कर देंगे तो निवल मूल्य निकल आएगा। तो इसका सही उत्तर 2 होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य है? तो कौन से जो मुद्रा के कार्य है ये आपको बताना है। तो 14वें नंबर का इसका सही उत्तर क्या होगा? ए और बी दोनों इसके मुद्रा के कार्य है। अगला है, धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? तो धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है गलत है? तो दूसरे नंबर का वाक्य गलत है। कह रहा है सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।
अगला है वैध मुद्रा है जिसका, तो वैध मुद्रा कौन सी है, यानी कि वैलिड करेंसी कौन सी है, तो वैध मुद्रा उस मुद्रा को कहा जाता है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, तो दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है, तो अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है, तो यह मांग और पूर्ति के बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला है भारत सरकार द्वारा रुपये चिन्ह आर, रुपये चिन्ह आपको पता होगा, ये इसका रुपये चिन्ह है, ठीक है, कब अपनाया गया, तो कब, ये 2010 में अपनाया गया था, ठीक है, डी उदय कुमार ने इसको बनाया था। अगला है एक मुद्रा कि दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कीमत को किस रूप में जाना जाता है, तो कीमत को किस रूप में, विदेशी विनिमय दर के रूप में जाना जाता है, एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय बैंक नोटों में से किसके पृष्ठभाग में सांची स्तूप रूपांकित किया गया है, तो सांची का स्तूप किसमें, तो 200 के नोट के रुपए में जो सांची का स्तूप इसमें किया गया है, तो ठीक है, एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आप 200 का नोट आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे क्या, ये सांची का स्तूप है, ठीक है, ये तो 200 के नोट में सांची का स्तूप किया गया है। अब मैं विभिन्न नोटों पे आपको बता देता हूँ, जैसे देखिए ये 100 की नोट है, 100 की नोट में क्या किया गया है, देखिए आपको बताता हूँ, 100 की नोट में जो रानी की बाब बनाई गई, क्या रानी की बाब को 100 की नोट में बनाया गया है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आता है 500 की नोट, तो 500 की नोट में क्या किया गया है, तो 500 की नोट में लाल किला को बनाया गया है, ठीक है, ये पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आता है 10 की नोट, तो 10 की नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया, ये आपको दिख रहा होगा, ये 10 की नोट में बनाया गया है। इसके बाद आता है 20 का नोट, तो 20 की नोट में क्या बनाया गया है, तो 20 के नोट में एलोरा की गुफाएं बनाई गई हैं, ये आपको चित्र में दिख रही होंगी एलोरा की गुफाएं, ठीक है, तो 20 के नोट में एलोरा की गुफाएं बनाई गई। इसके बाद आता है 50 का नोट, तो 50 के नोट में हम्पी, क्या हम्पी, और हम्पी का चित्र बनाया गया, हम्पी कहाँ है, हम्पी कर्नाटक में है, तो ये 50 के नोट में बनाया गया है। इसके बाद आते हैं 200 की नोट, 200 की नोट जो कि अब बंद हो चुकी है, बैन हो चुकी है, तो 200 के नोट में मंगलयान बनाया गया था। तो इस प्रकार मैंने हर नोट में क्या बना रहता है, ये मैंने आपको करवा दिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए याद रखना चाहिए। अगला है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का जो है सबसे पुराना बैंक है इलाहाबाद बैंक, ठीक है, एक यहाँ से 70 होगा। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो मुख्य भूमिका क्या है, यानी कि आरबीआई है हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक है, तो इसकी मुख्य भूमिका है ये भारत में वित्तीय क्षेत्र का समवेकित पर्यवेक्षण करता है। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था, तो यह नियम जो है 1976 द्वारा पारित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है, तो ये कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करते हैं, तो वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। अगला है सरकार के बजट व्यय को मोटे तौर पर कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 25 का सही उत्तर हो जाएगा, 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अगला है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो स्थापना 1996 में की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सारे क्या हैं पीवाईक्यू हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसीलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। आप अपनी तैयारी को परखिए कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है, किस लेवल पे आपकी तैयारी हो रही है, उसी प्रकार से अपनी रणनीति बनाइए और अपनी तैयारी को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो भारत में नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR जिसे कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, द्वारा किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से गलत जोड़ी को पहचाने, तो गलत जोड़ी को पहचानना है, ठीक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, केनरा बैंक भुगतान बैंक है, एयू बैंक लिमिटेड लघु वित्त बैंक है, एक्सिस बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का बैंक है, तो इसमें सही गलत जो है कौन सा है, तो गलत जोड़ी को पहचानना है, गलत ग्रुप को आपको छांटना है, तो केनरा बैंक भुगतान बैंक नहीं है, तो दूसरा इसका सही उत्तर होगा हमारा, तो 28 का सही उत्तर क्या होगा दूसरा, ठीक है। अगला है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है वह दर क्या कहलाती है, तो जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है उस दर को क्या कहा जाता है, उस दर को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है सरकारी बजट में जब किसी राष्ट्र द्वारा किया गया व्यय आय के स्रोत से अधिक होता है तो ये के बीच का अंतर क्या कहलाता है, इसे राजस्व घाटा कहा जाता है, बजट घाटा कहा जाता है, क्या इसे बजट घाटा कहा जाता है, ठीक है। यानी कि
आपकी लागत लगी कितनी 10,000 और आपको घाटा हो गया 12,000 का, तो ये क्या है, ये घाटा है 2,000। अगला है कंघी द्वारा कपास को बीज से अलग करना क्या कहलाता है, तो कंघी द्वारा कपास को बीज से अलग करना ओटाई कहलाता है, यानी कि एक यहाँ से 77 होगा। अगला है समचतुर्रेखित जुताई क्या है, तो इस जुताई को क्या कहा जाता है, तो इसका 77 क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका 77 होगा हमारा, इसका 77 32 का 77 होगा ऑप्शन नंबर 1। इसको कहा जाता है समोच्च रेखाओं के साथ ढलान वाली भूमि पर जुताई करना। अगला है हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1, इसमें समय के साथ घटते निवेश की आवश्यकता होती है। अगला है जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है, जो केवल जहाँ सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, तो ट्रक खेती कहा जाता है। ठीक है। अगला है भारत के किस राज्य में काट एवं दाह कृषि को बेवर का नाम से जाना जाता है, बेवर के नाम से जाना जाता है, तो किस में कहा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से प्रारंभिक निर्वाह कृषि और संबंधित राज्यों के गलत युग्म की पहचान कीजिए, तो गलत युग्म की पहचान करना है, तो इसका सही उत्तर होगा कोमन केरल। ठीक है। अगला है वह भूमि जो एक या एक से कम वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ दी जाती है वह क्या कहलाती है, वह भूमि क्या कहलाती है, यानी कि खेती नहीं की जाती छोड़ दी जाती है, तो वर्तमान परती कहलाती है। अगला है उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है, तो धूसर का, यानी उर्वरक है फर्टिलाइजर धूसर क्रांति से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, तो कौन सा निकाय जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की डिमांड करता है, उनकी मांग करता है, तो ये करता है CACP, क्या करता है CACP, तो तीसरा इसका 77 होगा। अगला है भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम इसका क्या है, तो इसका पूरा नाम है हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम, तो एक यहाँ से 77 होगा। अगला है भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष में शुरू किया गया था, तो पंचवर्षीय योजना के कब शुरू किया गया था, तो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो ये है इसका 77 को पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, ये भी आपको पता होगा। ठीक है। अगला है योजना आयोग की स्थापना को की गई थी और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 लांच के साथ 1 अप्रैल 1951 से योजना युग का शुरू हुआ था, तो कब शुरू की गई थी जो है पहली पंचवर्षीय योजना, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 15/3/1950, यानी कि 15 मार्च 1950 से प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। ठीक है। अगला है किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी और भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था, यानी उद्योग की बात आपको कहीं भी कहे उद्योगों पर बल दिया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया था। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं, अगर उद्योगों पर बल तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कृषि पर बल पूछे तो प्रथम में दिया गया था, अगर पूछे कृषि तथा उद्योग दोनों पर बल दिया गया था तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले की वृद्धि दर हासिल की थी, तो कितनी जो है वृद्धि दर हासिल की गई थी ये आपको बताना है, तो 44 का इसका सही उत्तर होगा 3.6। 3.6 कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी 1951-56 में लागू की गई थी, तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के लिए भारत की कार्यनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो कौन थे, इसका सही उत्तर होगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस, तो एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो मैं आपको बताया महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो सेकंड पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला है ग्रामीण अधोसंरचना के उन्नयन के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था।
अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। तो कहाँ कब 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। तो इसका हुई थी 2017 में जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, यानी कि 1951 से शुरू हुई थी और 2017 में खत्म हो गई थी पंचवर्षीय योजनाएं। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी। अब देखिए पंचवर्षीय योजनाएं कब 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 हुई थी ये आप भी देख लीजिए। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुई थी, इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद आता दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक उद्योग पर प्राथमिकता दी गई थी। बड़े बड़े प्लांट लगे थे, ये आपको जैसे बोकारो ये सब प्लांट लगे थे, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक ये दी गई थी। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना, जो क्रम था ये क्रम यहाँ से टूट गया 66 के बाद, जो 3 साल का यहाँ पर गैप हो गया, ठीक है। 3 साल का गैप रहा, ये 1969 से 1974 तक रही, ठीक है। इसके बाद पाँचवीं, तो 74 से 79 तक पाँचवीं रही थी। इसके बाद एक बार फिर यहाँ पे गैप टूट गया, ठीक है। इसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद छठवीं पंचवर्षीय योजना, तो जो छठवीं पंचवर्षीय योजना थी 1980 से 1985 तक रही। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक रही। इसके बाद आठवीं, यहाँ फिर 2 साल का गैप हो गया, तो यहाँ से 92 से 97 तक जो रही थी आठवीं पंचवर्षीय योजना। जनसंख्या नियंत्रण पर इसमें बल दिया गया था, ये याद रखिएगा। इसके बाद आती है नौवीं पंचवर्षीय योजना, तो 1997 से 2002 तक जो है नौवीं पंचवर्षीय योजना रही थी। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो 2002 से 2007 तक। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं बंद हो गई। इसके बाद इनका संचालन नहीं किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्रथम प्राथमिकता दी गई, जिसका उद्देश्य इस्पात संयंत्र, पूंजीगत सामान उद्योग आदि जैसे भारी उद्योगों स्थापित करना था, जिसके लिए प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी और राज्य की भागीदारी की आवश्यकता थी और इसलिए इसको लॉन्च किया गया। तो कब लॉन्च किया गया, तो इसको जो लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर 1 औद्योगिक नीति संकल्प 1956। तो एक यहाँ से 77 होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको इसमें भी 50 क्वेश्चन करवा दिए। कितने 50 क्वेश्चन करवा दिए। ये हमारा पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट आपको लेकर आऊँगा, इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री आदि सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, सारे जो है PYQ रहेंगे। जिस प्रकार मैंने आपको इधर बताया था कि इसमें मैं आपको मुद्रास्फीति करवाया, मुद्रा बाजार करवाया, बैंक करवाया, पंचवर्षीय योजनाएं करवाई। इतने टॉपिक मैंने आपको कवर कर लिए। तो इतने टॉपिक से जो PYQ पूछे गए थे NTPC, ये मैंने आपको सामने रख दिए। आप अपनी तैयारी पर रखिए और अपने लेवल को देखिए, आप किस लेवल पर हैं, किस सीढ़ी पर हैं, किस पायदान पर हैं। उसी हिसाब से अपनी तैयारी पर जोर दीजिए, समय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।